Hello students, it's our English worksheet number 16 for class 10th, scheduled to be done on 11th August 2020. Now, the worksheet is based on your poem last worksheet done about Fire and Ice, written by Robert Frost. On 6th August 1945, an estimated and 1,46,000 people were killed in the Hiroshima bomb blast. Approximately 39,000 people were affected, and 80,000 people died in the second atomic blast in Nagasaki, Japan on 9th August 1945. It wiped out almost 90% of Japan's population. Since then, this day is observed as Hiroshima Day. All over the world, wars cause a lot of destruction and may even cause the world to end if we do not stop destructive activities. So, students, on August 1945, बेटा 6 अगस्त 1945 यानी कि 6 अगस्त 1945 को ऑलमोस्ट ये एस्टिमेट किया गया कि 1,46,000 लोग मारे गए। किस लिए? जो हिरोशिमा पे बॉम्ब फेंका गया था, न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज़ किया गया था, उसके कारण। और 39,000 पीपल जो थे वो अफेक्ट हुए, क्योंकि क्या होता है, रेज निकलती हैं, उसकी वजह से अफेक्ट हुए। और फिर उसके बाद है 80,000 of people died in the second atomic blast in Nagasaki, Japan on 9th August 1945. It wiped out almost 90% of Japan's population. It means बेटा 80,000 जो लोग थे वो मारे गए। नागासाकी के बॉम्ब ब्लास्ट पहले 6 तारीख को गिरा, फिर 9 तारीख को गिरा, और 90% पॉपुलेशन जो थी वो ख़त्म हो गई जापान की। तब से इस दिन को हिरोशिमा डे के रूप में पूरे संसार में ऑब्ज़र्व किया जाता है। वॉर्स कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। यस बेटा, जो वॉर्स हैं उनसे क्या होगा, कभी भी वॉर्स का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं होता, हमेशा वो डिस्ट्रक्शन में ही उसका रिज़ल्ट क्या है, बर्बादी। हर जगह तबाही हो जाती है। तो वॉर्स कभी भी किसी के लिए फ्रूटफुल नहीं होती है, उससे वर्ल्ड, हमारा संसार एंड पर पहुंच जाएगा। अगर हमने ये डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, कभी एक देश लड़ेगा दूसरे से, फिर तीसरा लड़े बीच में आएगा, फिर दूसरे दो और बीच में आकर, और इस तरह से पूरी एक वर्ल्ड वॉर में चेंज हो जाती है। और वो वर्ल्ड वॉर रिजल्ट क्या करेगी, हमारी ह्यूमन रेस को ही डिस्ट्रॉय कर देगी, और डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ अल्टीमेटली हमें ही ख़त्म कर देगी। A similar idea is reflected in the poem Fire and Ice by Robert Frost. तो सेम यही आइडिया, इसी से मिलता जुलता आइडिया रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने हमारी पोएम फायर एंड आइस में हमें दिया। इट शोज़ अ डीप कंसर्न। यहाँ पर हमें बताया गया है कि किस तरह से हमें कंसर्न होना चाहिए इस बात को लेकर कि हमें डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ की तरफ ना जाकर हमें पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी की तरफ मूव करेंगे, तभी हम अपने सक्सेस को अचीव कर सकेंगे। While you read the poem given below, notice how the poet uses words like end, fire, perish and hate. All these words suggest destruction and end. तो बेटा यहाँ पर हमें जो वर्ड्स बताए गए हैं, देखिए, एंड, आपको पता है एंड का मतलब किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, फायर क्या, आग, पेरिश मतलब डिस्ट्रॉय हो जाना, और हेट है नफ़रत। हर ये सारे वर्ड्स जो हमें इंडिकेशन दे रही हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, वो डिस्ट्रक्शन, सब कुछ ख़त्म हो जाने पर या सब चीज़ों का अंत हो जाने की तरफ हमें एक इशारा कर रहे हैं। ऑल्सो नोट how the poet uses some words repeatedly. For example, some say. तो बेटा some say जब repeatedly यूज़ किया गया है फर्स्ट 2 लाइन्स में, तो उसका अर्थ क्या है, some, कुछ ऐसे ह्यूमन बींग्स हैं जो ऐसा बिलीव करते हैं, वो ऐसा कहते हैं। To give a musical effect, the poet uses rhythmic rhyming words
तो आपको राइमिंग वर्ड्स मैंने लास्ट वर्कशीट में भी बताए थे, मैं इसमें भी अभी आपसे फिर से डिस्कस करूँगी टू रिकैपिचुलेट द सेम। आप जब रिकैप लेंगे, जितना आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, रीड करेंगे, आपको वो और अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पर म्यूज़िकल इफ़ेक्ट का यूज़ किया गया जब उसे एक ही सेंटेंस को 2 बार यूज़ किया जाता है, जैसे एनाफोरा बोला गया, फिगर ऑफ स्पीच है वो एनाफोरा। अब उसके बाद है रिदमिक जो वर्ड्स, राइम स्कीम यूज़ की गई तो वो राइमिंग वर्ड्स हैं। फ्यू साउंड्स हैव ऑल्सो रिपीटेड, तो बेटा कुछ साउंड्स है जो रिपीट की गई, जैसे यहाँ पर फेवर एंड फायर। तो आपको बताया गया था लास्ट वर्कशीट में कि जब कॉन्सोनेंट का रिपीटिशन होता है, जैसे फेवर एंड फायर दोनों में एफ एफ है, तो यहाँ पर होता है एलिट्रेशन। अब देखिए हमें ये पोएम दी गई है, सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, some say in ice, from what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. तो देखिए बेटा, सम से आपको जैसे बताया गया पहले भी, तो सम से जब यहाँ पे मैंने आपको इस तरह से पीडीएफ पहले भी शेयर की थी, तो यहाँ सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ ह्यूमन बींग्स का ये मानना है कि जो हमारा वर्ड है, हमारा संसार है, उसका एंड हो जाएगा फायर के कारण। और सम से इन आइस कुछ मान रहे हैं आइस, लेकिन यहाँ आइस और फायर सिम्बॉलिक हैं। फायर इज़ द सिंबल फॉर यस, आपको मैंने ये बताया है। यहाँ पे देखिए ये सिम्बॉलिज़म पहले आपको बताया गया, जो आपके लास्ट वर्कशीट में भी डिस्कस किया गया था। यहाँ सिम्बॉलिज़म है, फायर हॉट होती है, इरैशनल साइड ऑफ ह्यूमन, जैसे जिसमें आप सोचते नहीं हैं क्या सही है क्या गलत है, आप सिर्फ हम उनके पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं। डिज़ायर, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पैशन में ये नहीं देखते कि शायद इससे किसी और को हर्ट होगा, किसी और को नुकसान होगा। हमारा पैशन, एंगर, प्राइड, गुस्से में है हम कई बार अपने ईगो में हैं, तो ईगोइस्टिक एटीट्यूड में भी क्या होता है कि हम कुछ भी सोच नहीं पाते। तो ऐसे ही आइस, जैसे आइस क्या है, वो कोल्ड है, ठंडी है। रैशनल साइड ऑफ ह्यूमन, या हेट्रेड, ऐसा नहीं है किसी को शो कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन हम किसी से नफरत कर रहे हैं। इनडिफरेंट लॉजिक्स हैं उसके, क्रिटिकली हम हर चीज़ को नेगेटिविटी उसमें फाइंड कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए इसके बाद आपका है, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो यहाँ पर बेटा देखिए डिज़ायर क्या, विश, मैंने कुछ विश किया। अभी हमने कहा कि डिज़ायर, फायर, ये सारे क्या हैं, हम अपने विशेस के पीछे कुछ ऐसा करते चले जा रहे हैं कि उससे हम किसी को हर्ट भी कर रहे हैं। इसके बाद है आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, और यहाँ आई कौन है, पोइट, वो कहते हैं मैं उनके साथ एग्री करता हूँ जो कह रहे हैं कि फायर से सब कुछ नष्ट हो जाएगा। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर 2 बार ऐसा हुआ कि 2 बार ख़त्म होना हुआ हमारे वर्ड को, संसार को, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो वो सोचते हैं हाँ ये भी जानता हूँ मैं कि जो हेट है हमारी, जो नफ़रत करना है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज, यहाँ हेट आइज से जैसे रिप्रेजेंट किया गया, इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, यहाँ पे सफाइस सफिशिएंट के लिए यूज़ किया गया बेटा। तो यहाँ पर अगर ऐसा नहीं है सिर्फ वो डिज़ायर और हमारा इरैशनल साइड और रैशनल साइड, कोई भी हो सकता है, कोई भी रीज़न बन सकता है, इधर फायर और आइस। तो वर्ड अगर 2 बार हुआ तो फिर आइस भी कम नहीं है, आइस भी इनफ है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो यहाँ फर्स्ट 2 सेंटेंसेस में आपको बताया गया इनफ हो रहा है क्योंकि सम से फ्रेज रिपीट हुआ है। फिर आपको राइम स्कीम बताई गई थी। देखिए लास्ट जो आपका ये जो लास्ट वर्ड है फायर आइस, अगर हमने फायर ए से डिनोट किया है, आई बी से डिनोट होगा। फिर डिज़ायर, फायर से ही डिज़ायर, तो अगेन राइमिंग वर्ड यहाँ पर क्या हो गए, फायर एंड डिज़ायर, क्योंकि दोनों को हमने ए से ही रिप्रेजेंट किया। देन अगेन फायर इज़ रिटन हेयर। तो यहाँ राइम स्कीम अगर फर्स्ट स्टेंजा आ जाता है तो होगी ए बी ए। देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजा, दैट इज़
नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए बेटा, लास्ट में ट्वाइस है और ट्वाइस और आइज राइमिंग है, तो यहाँ पे ए अगर ट्वाइस के लिए यूज़ किया गया तो आइज के लिए भी ए यूज़ किया गया। देन हेट और ग्रेट राइम स्कीम क्या, वो आपको सेम साउंड लगेगा, मिलता जुलता साउंड है, तो हेट ग्रेट इट इज़ डिनोटेड बाय बी। देन सफाइस, आई सफाइस, देन ए, सो द राइम स्कीम इज ए बी ए बी ए। नाउ फ्यू वर्ड मीनिंग्स वी मस्ट नो, हमें ये वर्ड मीनिंग्स इसलिए पता होने चाहिए बेटा क्योंकि जो स्टेंजा आएगा उसमें एक वोकैबलरी क्वेश्चन होता है, तो वो वोकैबलरी क्वेश्चन आप जब आप इसके सभी वर्ड्स के मीनिंग से, उनके यूज़ से फेमिलियर होंगे तो आप इजीली उसे कर सकेंगे। जैसे फर्स्ट है डिज़ायर, डिज़ायर मीन्स विश, फर्स्ट इज़ डिज़ायर एंड डिज़ायर मीन्स विश। होल्ड, यहाँ पे पोएट ने कहा मैं होल्ड करता हूँ उनके साथ जो फायर के लिए एग्री करते हैं, तो होल्ड यहाँ पे एग्री के लिए यूज़ किया गया है। फेवर यानी कि मैं अप्रूव करता हूँ, उनके साथ हूँ, फेवर अप्रूवल। पेरिश डिस्ट्रॉय, ख़त्म हो जाना, नष्ट हो जाना, पेरिश है, पेरिश मीनिंग, पेरिश का मीनिंग है डिस्ट्रॉय। यहाँ इनफ या सफाइस, इनफ और सफाइस ये दो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं और दोनों का ही मतलब क्या है, सफिशिएंट, यस, पर्याप्त है, ये इतना भी होगा, अगर वो भी होगा तो वो भी सब कुछ ख़त्म कर देगा। अब हेट, हम किसी से नफ़रत करते हैं यानी कि हम डिसलाइक करते हैं उसको, और डिस्ट्रक्शन यानी कि रुइन। तो ये आपके वर्ड मीनिंग्स हो गए। नेक्स्ट द पोएटिक डिवाइसेस, तो पोएटिक डिवाइसेस अभी हमने फर्स्ट पढ़ा सिम्बॉलिज्म था, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फायर से क्या डिनोट किया जा रहा है, आइस से क्या डिनोट किया गया है। देन सेकेंड इज एलिट्रेशन, जो एलिट्रेशन अभी आपको ऊपर वर्कशीट में भी बताया गया है कि यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड, कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिनका रिपीटिशन हो रहा है, तो एलिट्रेशन इज़ द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स, तो कॉन्सोनेंट जब रिपीट होगा तो वो एलिट्रेशन होता है। और एनोफोरा जैसे आपको कहा गया कि फर्स्ट टू लाइन में सम से रिपीट हुआ है। और एजोनेंस जो होता है बेटा, एजोनेंस इज़ द रिपीटिशन ऑफ वोवल्स, या रिपीटिशन ऑफ वोवल्स होता है, जैसे आई का रिपीटिशन है फिफ्थ लाइन में, इफ़ और इट दोनों आई, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, तो यहाँ पर क्या है, आई का रिपीटिशन हो रहा है, जिस इसके कारण यहाँ पर कौन सा हो गया, पोएटिक डिवाइस है यहाँ पर एजोनेंस। अब आप देखिए नेक्स्ट इज मेन पॉइंट्स। अब मेन पॉइंट्स क्या है, अकॉर्डिंग टू द पोएट द वर्ड विल एंड इन ईदर इन फायर और इन आइस, तो पोएट के अकॉर्डिंग क्या है, ये वर्ड जो है वो एंड हो जाएगा या तो फायर के में, या तो आग में, या बर्फ़, लेकिन यहाँ ये दोनों क्या सिम्बलाइज कर रहे हैं, द पोएट एग्रीज विद दोज हु से दैट द वर्ड विल एंड इन फायर, वो एग्री फर्स्ट उन्हीं के साथ करते हैं जो फायर को सपोर्ट कर रहे हैं। द पोएट सेज दैट द फायर और आइस कैन डिस्ट्रॉय वर्ड ओनली वंस, देखिए फायर है, आग लग गई तो वो एक बार ख़त्म कर, सब नष्ट कर देगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगा सब कुछ। आइस से भी इसी तरह से उन्होंने दिखाया। अब आप कह सकते हैं कि आइसबर्ग से, जैसे आइस के कारण हुआ, हमने ऐसे देखे हैं हमारे हिस्ट्री में डिस्ट्रक्शंस। अब ओनली वंस बट हेट्रेड कैन डिस्ट्रॉय इट ट्वाइस, अकॉर्डिंग टू हिम हेट्रेड इज़ मोर डेंजरस। तो बेटा हेट्रेड इज़ मोर डेंजरस कैसे, कि जो आप नफ़रत करते हो, आपने नेल्सन मंडेला जी के जो चैप्टर में अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में भी पढ़ा है कि जो अप्रेसर होता है वो खुद भी कहीं ना कहीं ऑप्रेस्ड है, वो भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को फील कर रहा होता है, वो भी कभी फ्री नहीं रह सकता। तो अगर आप कभी हेट करेंगे, आप नफ़रत करेंगे, तो आप भी फ्री नहीं रह सकते। वो नफ़रत की जो फीलिंग्स हैं वो आपको कभी भी खुश नहीं रहने देंगे, यू कैन नॉट स्टे हैप्पी। सो वी मस्ट कीप अवे फ्रॉम हेट्रेड, हमें किसी से भी, किसी का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, कोई घृणा नहीं करनी चाहिए। नाउ द थीम क्वेश्चन वेदर द अर्थ विल एंड इन फायर और आइस, तो हमें बहुत अच्छा मैसेज मिलता है। ऊपर एक क्वेश्चन भी है बेटा जो इसी से रिलेटेड है कि हमारा मैसेज क्या है इस पोएम्स का। तो हमें इस पोएम के थ्रू रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स लेते हैं, लेकिन वो बहुत इंसाइटफुल होते हैं। आपने 9th क्लास में द रोड नॉट टेकन भी पढ़ा है, उसमें भी अगर आपने देखा था तो डाइवर्जन ऑफ 2 लेन्स, आपके 2 रोड्स के निकलने पे ही उन्होंने डिसाइड, एक डिसीजन ऑफ फॉर द लाइफ,
जो अफेक्ट करता है हमारी पूरी लाइफ को। इसी तरह से यहाँ पर भी उन्होंने सिंबलाइज किया फायर और आइस को, और हम सबको ये मैसेज दिया कि हमें मिलकर रहना है, प्यार से रहना है एक साथ। तो मैसेज ऑफ द पोएम क्या है? द पोएट गिव्स अस अ ब्यूटिफुल मैसेज टू बी फार अवे फ्रॉम हेट्रेड एंड जेलसी। किसी से घृणा ना करिए, किसी का बुरा ना सोचिए, एंड लिव टुगेदर विद लव। और हमें एक साथ प्यार से रहना चाहिए। ही वॉन्ट्स अस दैट इफ़ वी डू नॉट डू सो, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो हमें वार्निंग, चेतावनी दे रहे हैं। द वर्ल्ड विल फेस मोर ट्रबल देन दैट कॉज बाय फायर एंड आइस। तो यहाँ पे जो वर्ड है वो उससे ज़्यादा ट्रबल फेस करेगा, पूरे संसार को उससे अधिक परेशानी होगी जितनी कि आग या बर्फ से होगी। सो वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी इजीली। और बेटा कभी भी आपने हैप्पीनेस में भी पढ़ा है कि जो आपके हैप्पीनेस में भी आपको स्टोरीज़ और एक्टिविटीज़ के थ्रू यही बताया जाता है कि आप कभी भी देखिए, सड़े हुए टमाटर अगर लेके आप कभी 2 दिन अपने पास रखिए जहाँ जाएंगे, या सड़े आलू रखिए, पहले आप आलू अपने पास एक पॉलीथीन में रखेंगे, पूरे टाइम रखेंगे, और लगातार 2-3 दिन तक जहाँ जाएं वहाँ रखिए, धीरे धीरे वो पॉलीथीन में सड़ जाएंगे और इतनी बदबू आएगी, तो क्या आप उन सड़े हुए टमाटर या आलूओं को अपने साथ रख सकेंगे? तो वही है कि जेलसी एक्चुअली उसको तो हर्ट करेगी जो इफ़ेक्ट दूसरे पे होगा, लेकिन वो सबसे पहले हमें उस प्रॉब्लम को, उस बदबू को सहन करना पड़ेगा। और हम क्यों ऐसा करें कि हम किसी के लिए नेगेटिव थॉट्स अपने पास रखें? इट्स बेटर टू गेट अवे फ्रॉम दीज नेगेटिव थॉट्स। नाउ वी शुड आंसर द क्वेश्चंस। नेम द पोएट ऑफ द गिवन पोएम। तो इसके पोएट कौन है? यस, हमारे पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हमारा आंसर नंबर 1 हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक आउट 2 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। तो बेटा ये देखिए कि हमें जब 2 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स चाहिए, अभी हम कर चुके हैं नीचे। तो राइमिंग वर्ड्स आपका फायर, डिज़ायर, देन यू कैन से हेट, ग्रेट। इसी तरह से आप आइस, सफाइस, ये दोनों ले सकते हैं, या ट्वाइस एंड आइस भी लिया जा सकता है। तो ये आपके हो जाएंगे राइमिंग वर्ड्स, पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स। आप एक वर्ड लिखेंगे, जैसे अगर आपने लिखा फायर, तो उसी के सामने आपको लिखना है डिज़ायर। इस तरह से आपको पेयर लिखना होता है कि कौन सा वर्ड किसके साथ राइम्स कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम इन लाइन 1 रेफर्स टू एनीवन और सम ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ बेटा कुछ ह्यूमन बींग्स का ऐसा सोचना है, कोई एक नहीं, ये कुछ ह्यूमन बींग्स का ऐसा सोचना है। नाउ फायर इन द टाइटल मीन्स, तो अभी हमने नीचे पढ़ा, इसका पूरा एनालाइज किया। तो फायर इज द सिंबल फॉर हेट्रेड। हु इज आई इन लाइन 4, तो यहाँ आई यूज हुआ है पोएट के लिए। वो अपना फेवर बता रहे हैं, वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि वो किसको फेवर करते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज फेवर फायर। हमने अभी पढ़ा कि जब कॉन्सोनेंट रिपीट होता है तो पोएटिक डिवाइस होता है एलिट्रेशन। द वर्ड्स पेरिश मीन्स, तो अभी हमने पेरिश का भी देखा है, क्या होता है? डिस्ट्रॉय। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सफाइज। तो बेटा ये देखिए, हमारा पेरिश वर्ड, जो हमारा पेरिश है वो पेरिश, डिस्ट्रॉय, और सफाइज, ये वर्ड आपका इधर इनफ आ जाए या सफाइज आ जाए, दोनों के लिए यूज़ होगा सफिशिएंट। इस तरह से बेटा अभी आपको प्रैक्टिस वर्कशीट पे दिया गया है पेरिश और सफाइज। तो हो सकता है एग्ज़ाम में डिज़ायर आ जाए, हेट आ जाए, डिस्ट्रक्शन आ जाए, तो कुछ भी आ सकता है। इसलिए हमें सभी को ही लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है, उनके यूज़ को देखना है पोएम में किस फॉर्म में वो, उसका क्या मीनिंग है वहाँ पर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
इन ब्रीफ राइट द मेन आइडिया एक्सप्रेस्ड बाय द पोएट। तो यहाँ देखिए बेटा, मेन आइडिया जो है और मैसेज दोनों ही मैंने आपको यहाँ पे रिटन में शेयर किए हैं। ये देखिए, यहाँ मेन आइडिया जो था, ये हम यहाँ पर ये मेन आइडिया, द पोएट एग्रीज विद दोज, यहाँ अकॉर्डिंग टू मेन आइडिया आपका यहाँ मेन पॉइंट्स में जो ये है आपका आ जाएगा कि मेन आइडिया आपका क्या है। यहाँ आप आंसर नंबर 9 जब करेंगे तो आप मेन आइडिया लेंगे कि अकॉर्डिंग टू द पोएट द वर्ड विल एंड ईदर इन फायर और इन आइज एंड द पोएट एग्रीज विद फायर। और यहाँ पर और क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि यस, ये है आपका मेन पॉइंट कि हमें दूर रहना चाहिए। और यू कैन गिव द, अब यहाँ आपका यहाँ तक आ जाएगा, फ्रॉम दिस एंड दिस, आंसर नंबर 9 एंड फ्रॉम हेयर आंसर नंबर 10। आंसर नंबर 10 आपका ये पूरा मैसेज है जो आप एंड तक देखिए, ये एंड तक आपका आंसर नंबर 10 जो हमें मैसेज दिया गया है कि हमें हेट्रेड और जेलसी से दूर रहना चाहिए और एक साथ प्यार से लिव टुगेदर विद लव। आई होप यू अंडरस्टूड। कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड लिव टुगेदर विद लव। बेटा, हमें जो ये पोएट्री चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं उनका पर्पज़ ही यही है कि हम अपने बिहेवियर, अपने ह्यूमन बिहेवियर को, अपने पर्सनालिटी को इस तरह से डेवलप करें कि वो हम ह्यूमैनिटी को अंडरस्टैंड करें। वी ऑल आर फ्रॉम अ सिंगल फैमिली, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, वी मस्ट लव ईच अदर। तो हमें एक दूसरे से प्यार से रहना है, कभी एक दूसरे से नफ़रत नहीं करनी। और अगर देखो किसी से कोई गलती हो भी जाती है तो उस समय ना बात करके थोड़ी देर बाद उससे अगर बात करेंगे या उसकी सिचुएशन को समझेंगे तो कभी भी हमें वो एंगर, प्राइड, ऐसी चीज़ें जो हैं हमें कभी भी अपने बिहेवियर में नहीं आने देनी, ताकि हम सब मिलके प्यार से एक साथ रह सकें। बेटा, अपनी पोएट्री को, अपने जो पोएम है, अपने लेसन्स हैं, इनको, अपने चैप्टर्स को बुक से ज़रूर पढ़िए। वर्कशीट सिंपल से सिंपल फॉर्म में बना के दी जा रही है। हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ आए, जो एडिशनल ऐड करके या PDF फॉर्म में दिया जा सकता है, ताकि आप बच्चे अच्छे से घर बैठकर भी पढ़ाई करें। अपनी बुक को भी ज़रूर देखिए, अपने टेक्स्ट को ज़रूर पढ़िए, उसके इन टेक्स्ट जो भी NCERT के क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें देखिए, सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैं आशा करती हूँ बेटा आप सब अच्छे से कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।